कंसेप्ट्स हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के हवाले से। हमारा जो पेपर है लॉ का 100 मार्क्स का पेपर है, इसमें वो कुछ लॉज हैं, जैसे पार्टनरशिप से रिलेटेड लॉ है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ठीक है, कुछ लॉज। तो इसमें हमने डिसाइड ये किया कि पहले जो सबसे अहम लॉ है जो कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है उसको डिस्कस करेंगे। इसीलिए हम स्टार्ट कहाँ से ले रहे हैं? चैप्टर 2 से। चैप्टर 1 अभी नहीं कर रहे। चैप्टर 2 से ऑनवर्ड हमारे जो कुछ चैप्टर्स हैं ये डील करते हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। असल में प्रैक्टिकली आपने देखा होगा टाइप्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरह की बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी। जो कंपनी से रिलेटेड लीगल मैटर्स है ना, इसके लिए अलहदा से सब्जेक्ट है कैफ 7 का, कंपनी लॉज वाला, वो वहाँ पे डिस्कस होंगे। जो ऐसे लॉज, जो बिजनेस लॉज जो कि पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटर पे अप्लाई होते हैं, वो हम इस सब्जेक्ट में स्टडी करेंगे बिजनेस लॉज के अंदर, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा बिजनेस में लीगल इम्प्लीकेशन होती है जिसकी, वो है एग्रीमेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स। जब एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ कोई एग्रीमेंट करती है, कोई सेल एग्रीमेंट, परचेज एग्रीमेंट वगैरह, तो और दूसरी पार्टी उसका कोई खिलाफ वर्जी करे, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट करे, तो उसके ऊपर क्या रूल्स है। आपने किसी भी पार्टी, आपको पता है कोई भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हो, डेली बेसिस के ऊपर वो एग्रीमेंट्स कर रहे होते हैं दूसरे लोगों के साथ, ठीक है। आप इवन अगर फर्ज कीजिए आपका मोबाइल ख़राब हो गया और आप दुकान पे जाते हैं, शॉप पे जाते हैं, उस बंदे को कहते हैं ये मेरा मोबाइल रिपेयर कर दें, उस वक्त आप एग्रीमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ये एग्रीमेंट हालांकि रिटन फॉर्म में नहीं है, लेकिन लॉ ये कहता है कि एग्रीमेंट का रिटन फॉर्म में होना जरूरी भी नहीं है, वो रिटन भी हो सकते हैं, ओरल भी हो सकते हैं। तो ये भी एग्रीमेंट। तो जब हम अपनी पर्सनल लाइफ में डेली बेसिस के ऊपर दूसरे लोगों से जानते हुए या ना जानते हुए, अनजाने में एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो क्या जब हम बिजनेस कर रहे होंगे, चाहे वो स्मॉल लेवल का क्यों ना हो, चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप की शक्ल में क्यों ना हो या पार्टनरशिप की शक्ल में क्यों ना हो, क्या वहां पे लोगों के साथ एग्रीमेंट नहीं कर रहे होंगे? बिल्कुल। किसी बंदे से आप कुछ चीजें खरीद रहे होंगे, किसी को बेच रहे होंगे, किसी को आप जॉब पे रख रहे होंगे, इवन एम्प्लॉयमेंट पे रखना किसी को, ये भी एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं आप उसके साथ। तो हमें पता होना चाहिए कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कितनी तरह के हो सकते हैं और उनकी इम्प्लीकेशंस क्या होती है, ताकि प्रैक्टिकल लाइफ में जब हम लोगों के साथ डीलिंग कर रहे हों तो हमें कानूनी स्टेटस भी पता हो, अपना कानूनी हैसियत भी पता हो। नो डाउट वाइल नॉर्मली डेली लाइफ में जो हम देखते हैं, अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो भी तो नॉर्मली पार्टीज आपस में सेटलमेंट कर लेती है, बहुत कम ऐसा होता है कि पार्टीज कोर्ट पे जाए। लेकिन फिर भी हमें अंदाज़ा होना चाहिए ताकि डीलिंग करते हुए हम अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वो अगली पार्टी के पास रख सके सामने, कि भाई अगर आप कोर्ट में चले भी जाते हैं ना, हमारे पास ये प्लस पॉइंट है। अगर आपको अपने लीगल राइट्स का, लाइबिलिटीज़ का अंदाज़ा होगा तो आप बेहतर तरीके से दूसरे लोगों के साथ निगोशिएट कर सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। याद रखें, आपको लॉ पढ़ाने, सीए में लॉ पढ़ाने का मकसद ये नहीं है कि आपको वकील बनाना है या आप कोर्ट में जाके प्रैक्टिस कर रहे होंगे, नहीं, बल्कि वो वकील ही काम करेंगे। आप किसी भी पोजीशन पे चले जाएं, वो काम सारे लॉयर कर रहे होंगे, लेकिन एग्रीमेंट तो आपने करने हैं ना, टर्म्स एंड कंडीशन तो आपने डिसाइड करनी है। तो आपको कम से कम अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, नॉलेज होना चाहिए कि एग्रीमेंट्स की लीगल इम्प्लीकेशंस क्या हो सकती हैं, और इसको सामने रखते हुए आप बेहतर तरीके से टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर सकें। इसीलिए इस कैफ 4 के अंदर जो सबसे अहम और सबसे ज़्यादा वेटेज है जिस लॉ की, वो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है। और कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या, किस चीज़ से रिलेटेड है? लोगों के साथ जो एग्रीमेंट्स किए जाते हैं उनसे रिलेटेड। सारी की सारी डिस्कशन जो है वो एग्रीमेंट्स या कॉन्ट्रैक्ट्स के इर्द गिर्द घूमेगी। क्या आपने लोगों के साथ एग्रीमेंट करने हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने हैं, कौन से कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे, कौन से वैलिड नहीं है, ठीक है, और किन सिचुएशन में आप दूसरे लोगों के खिलाफ केस फाइल कर सकते हैं, आपको कंपनसेशन मिलेगी, किन केसेस में कंपनसेशन नहीं मिलेगी, वगैरह वगैरह। ये सारी चीज़ें जो है कॉन्ट्रैक्ट के गिर्द घूमेगी। तो आज हम उसकी बेसिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। पहला कंसेप्ट सीखेंगे हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से रिलेटेड। क्लियर हो गया? तो ये मुझे बताइए, अभी तक की डिस्कशन से क्या पता चला? हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन 3 तरह की है। कुछ लॉज एप्लीकेबल होते हैं कंपनीज के ऊपर, कुछ लॉज एप्लीकेबल होते हैं इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप के ऊपर। जो कंपनीज के ऊपर लॉज एप्लीकेबल हैं, ये आप किस सब्जेक्ट में सीखेंगे? कंपनी लॉ में। और जो सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप वगैरह के ऊपर एप्लीकेबल है, वो बिजनेस लॉ में सीखेंगे। बिजनेस लॉ में बहुत से लॉज हैं हमारे सिलेबस में। सबसे अहम लॉ कौन सा है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, जिसको हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं।
क्लियर? इसीलिए आप देखेंगे जब इसकी केस स्टडीज पढ़ रहे होंगे ना, जब कंपनी लॉ की केस स्टडीज पढ़ रहे होंगे, उनमें हर केस स्टडी में कोई ना कोई कंपनी होगी, लाजमी है। लेकिन जब बिजनेस लॉ की केस स्टडीज कर रहे होंगे, इनमें किसी केस स्टडी में कोई कंपनी नहीं हो, शाज़ और नादर ही, एक्सेप्ट रेयर केस में शायद कोई कंपनी आ जाए, वरना नॉर्मली बिजनेस लॉ की जितनी भी केस स्टडीज होंगी, इनमें इंडिविजुअल्स होंगे, इनमें पार्टनर्स होंगे, कंपनी से, क्योंकि कंपनी से रिलेटेड लॉ कहाँ पढ़ना है, वो और स्कोप है, वो सब्जेक्ट। तो आपको अपने बिजनेस लॉ का स्कोप क्लियर हो गया कि इसमें क्या करना है। बिल्कुल। तो आज हम सबसे अहम चीज का आगाज करते हैं, जो कि क्या है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। राइस बुक में लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 है जो आपने पढ़ना है, आई कैप की बुक में सेक्शन 1 है। राइस की बुक यूज कर रहे हैं तो आज आपने घर जाके जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं वो है 1 2 3 4 5 6। देखिए क्वेश्चन की नंबरिंग लगी हुई है ना, आपको पता चल जाएगा ना, पूछने की जरूरत तो नहीं है घर जाके एक दूसरे से कि कौन से असाइनमेंट देते। बिल्कुल। और आई कैप की बुक में जो क्वेश्चन है वो 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, अब आपने ये नहीं सोचना कि आई कैप की बुक करने वालों को ज्यादा क्वेश्चन असाइनमेंट दे, 8 क्वेश्चन उनके लिए, राइस वाली नहीं। सम टाइम ऐसा होता है डुप्लीकेशन होती है, ठीक है। आई कैप की बुक में जैसे एक इलस्ट्रेशन एक जगह पे है, अगली जगह पे वही कंसेप्ट आया तो उसने दोबारा इलस्ट्रेशन जो है वो कॉपी कर दी उसकी, अच्छी नीयत से उसने की कि चले रिवीजन हो जाएगी। लेकिन इस तरह की सिचुएशन जब आती है, डुप्लीकेशन होती है, तो हम क्या करते हैं, हम एक केस स्टडी को खत्म करते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि 2 केस स्टडीज में थोड़ा सा फर्क होता है, मिलती जुलती हैं। आई कैप ने इनको लहदा डिस्कस किया, हमने उनको क्या किया, इकट्ठा कर। इसलिए याद रखिए ये दोनों प्रैक्टिस सेम है, जो काम इस स्टूडेंट ने करना है वही काम इस स्टूडेंट ने भी करना है, सिर्फ यह है कि हमने शायद कोई 2-3 केस स्टडीज को मर्ज कर दिया। तो असाइनमेंट भी क्लियर। अच्छा, और ये असाइनमेंट आपने रिटन फॉर्म में करनी है। और एक चीज और सुन लें, आपको शुरू का 1 महीना केस स्टडी सॉल्व करनी नहीं आएगी, केस स्टडी प्रेजेंट करनी लिखनी नहीं आएगी। आपने इसके ऊपर परेशान नहीं होना है, मैं अभी बता रहा हूं, आपने इसके ऊपर परेशान नहीं होना। पहला हमारा स्टेप है, लेवल है केस स्टडी को सीखने का, समझने का, कि हमें समझ आना शुरू हो जाए। पहले महीने में आप सिर्फ इस काबिल होंगे कि आपको केस स्टडी समझ आना शुरू होगी। शुरू में तो हफ्ता 10 दिन वो भी प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर पहले 1 महीने में हमारा टारगेट क्या है कि केस स्टडी को हम अच्छे तरीके से समझ लें, हमें पता चल जाए अच्छा इसका सोल्यूशन क्या है, इसमें होना क्या है, क्या हम दूसरी पार्टी के खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। ठीक है, जब केस स्टडी आप उसको समझ लें, सॉल्व करना बाद में सीखेंगे, लिखना कैसे है, प्रेजेंट कैसे करना है बाद में सीखेंगे। मैं कुछ थोड़ी टिप्स आपको देता रहूंगा साथ साथ, और जब आप बुक का सॉल्यूशन देखेंगे ना तो जाहिर है वो चूंकि स्टैंडर्डाइज फॉर्मेट पे है सॉल्यूशन, तो आप इनडायरेक्टली फॉर्मेटिंग भी सीखते रहेंगे, प्रेजेंट कैसे करना है वो भी इनडायरेक्टली सीखते रहेंगे। लेकिन मैं आपको नहीं सिखाऊंगा अभी मेरा फोकस वो नहीं है। अभी मेरा फोकस पहले क्या है, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, कि आपको समझ आ जाए कि केस पूछ क्या रहा है और हमने बताना क्या है। उसकी ड्राफ्टिंग अभी नहीं सिखा। तो आपने ये नहीं सोचना, ये नहीं पूछना अभी पहले 1 महीने में कि सर मुझे समझ तो आ जाता है कि केस स्टडी में लिखना क्या है, लेकिन वो लिखा नहीं जाता। आपने जो लिखा होता है वो कोई और तरीका है, मैं जो लिखता हूँ वो किसी और वो होता है। वो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, वो दूसरे महीने में ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगी। ठीक है जी, चलिए तो स्टार्ट करते हैं कंसेप्ट से। अच्छा, ये है लीगल कंसेप्ट। लॉ जो है ना, इसमें ऐसे तो हर सब्जेक्ट में बड़ी तरतीब से चलना पड़ता है, प्लान करके रखना पड़ता है स्टूडेंट के। अभी जो मेरे पास स्टूडेंट आया उसने क्या कुछ पढ़ा हुआ है, उसकी वोकैबुलरी किस लेवल पे है, उसका इंटेलिजेंस लेवल, नॉलेज किस लेवल पे है, उसके बाद किस तरीके से लेके चलना है। हर टीचर ने ये प्लानिंग की होती है। लॉ में ख़ास तौर पे ये प्लानिंग बहुत क्रिटिकल होती है कि अगर लेक्चर के दौरान में मेरे मुंह से एक लफ्ज़ भी ऐसा निकल गया ना जो अभी मैंने अपने स्टूडेंट्स को नहीं सिखाया हुआ, तो स्टूडेंट वो लफ्ज़ जो आता है ना वो दिमाग में बैठ जाता है, वो फिर बाकी के लेक्चर पे ध्यान कम हो जाता है, माइंड में यही चलता रहता है इस लफ्ज़ का मतलब क्या था। तो बड़ी एहतियात के साथ मैं चलूँगा, कोशिश यही करूँगा कि जो भी कोई नया लीगल टर्म आती है पहले आपको एक्सप्लेन करूँ, फिर उसके बाद आगे चलूँ। लेकिन अगर किसी जगह पे कोई ऐसे टर्म मेरे मुंह से निकल जाती है जो आपके लिए नहीं है, मैंने एक्सप्लेन नहीं की, ठीक है, तो आपने नोट कर लेनी है। जब डिस्कशन मेरी